संजीव सान्याल जो कि मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस है भारत में और एक नेशनल पास टाइम है यूपीएससी एग्जाम देना। और कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे साइकिल से लोगों को बाहर निकालकर एंटरप्रेन्योरशिप या और जो है प्रोफेशंस में उनको मोटिवेट करना चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 की नोटिफिकेशन में डिले हुआ और ये डिले होने के बाद जब ये नोटिफिकेशन आई तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। अगर इन चेंजेस को देखें तो दो ब्रॉड हेडिंग्स में हम इसको कवर कर सकते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल चेंजेस और दूसरा है ये स्ट्रक्चरल कंसेप्चुअल चेंजेस और दूसरा है आपका प्रोसीजरल चेंजेस। दोनों ही चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में जो जो घटनाक्रम हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए या जो इस साल 2026 में 2027 में या आगे के सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उनको सारे के सारे चेंजेस छोटे से छोटे चेंज से लेकर बड़ा चेंज जो हुआ है वो सब आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ही नहीं, ये जो यूपीएससी बाकी एग्जाम्स लेता है उनके लिए भी एक इंडिकेशन है। आप कह सकते हैं कि उनके जो वो एग्जाम्स हैं जैसे सीएपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, उन पर भी आपको एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं टीम निशा चैनल पर। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिविल सर्विसेज 2026 की जो नोटिफिकेशन है, 2026 की नोटिफिकेशन में कुछ मतलब डिले हुआ बट बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। अब इन चेंजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह कहा गया है कि अगर आपको आईएएस या आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो है आपकी सिलेक्शन होती है तो आप फ्यूचर में एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। अच्छा, ये पॉइंट ना पहले भी था बट अब यहां पर थोड़ा ना इसको और क्लैरिफाई किया गया है कि आप मतलब जो है किसी भी तरीके से जो है आप प्रोहिबिटेड हो सिविल सर्विसेज 2026 का एग्जाम देने के लिए अगर आप ऑलरेडी इन सर्विसेज में हो। और अगर आपका प्रीलिम्स देने के बाद सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कोई पुरानी लिस्ट है वो आती है या सर्विस अपग्रेड हो जाती है, मान लीजिए आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर सर्विस में हैं सिविल सर्विसेज 2025 एग्जाम के थ्रू और वहां पर क्योंकि वैकेंसीज हुई हैं तो और आपका वो अपग्रेड हो गया है, किसी भी कारण जो है अगर आपका जो है आपको आईएएस या आईएफएस मिल गया है, प्रीलिम्स देने के बाद प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आप मेंस नहीं लिख सकते। अगर मेंस के बाद है तो अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको दोबारा से सर्विस एलोकेट नहीं होगी, आपका लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। मतलब फाइनल आपने आपने पूरा प्रोसेस दे दिया बट इसी पूरे पूरे एग्जाम प्रोसेस में आपका आईएएस या आईएफएस में सिलेक्शन हुआ है तो आपको आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको सर्विस एलोकेट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, क्योंकि सीधा सीधा क्या होता है कि भाई एक सीट या दो सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लाखों बच्चे पेपर देते हैं तो उनके लिए यहां पर अगर ऐसे एक या दो केसेस भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो चेंज किया गया है। दूसरा जो चेंज किया गया है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द आईपीएस। आई हैव नोन वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, आईपीएस सिलेक्शन हुआ काफी साल पहले की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 12 13 ये जो टाइम पीरियड था, उस समय पर आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जैसे मणिपुर कैडर है वो मिला। उसके बाद जो है दोबारा सिलेक्शन हुआ, आईपीएस ही मिला बट राजस्थान कैडर मिला। अब क्योंकि वो जो कैंडिडेट जो हैं वो यूपी के रहने वाले थे, इट मेक सेंस कि भाई राजस्थान इज बेटर ऑप्शन, तो राजस्थान, तो दोबारा से आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, आईपीएस में ऑलरेडी सिलेक्शन रखा था, ट्रेनिंग कर रहे थे, दोबारा से आईपीएस ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट अगले बार जो है प्रॉपर आईएएस मिला। अब इसमें ये चीज जो है खत्म कर दी गई है। ठीक है, जनरली कई बार जो है लोग दोबारा से भी उसी सेम सर्विस को ज्वाइन कर लेते थे कि उनको बेटर कार्डर मिल गया है। अब ये वाली कंडीशन खत्म हो गई है। अगर आपको आईपीएस अलॉट हो गया है तो आप आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आईएफएस के लिए, बट आप जो है आईपीएस
दोबारा से आईपीएस में नहीं जा सकते हैं, मतलब मेनली जो कैडर इंप्रूवमेंट को लेकर जो बात थी। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो प्रीवियस एग्जाम मतलब जो है नहीं दे सकते हैं, मतलब वो आईपीएस उनको नहीं मिलेगा दोबारा से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। ये प्रिवेंट करेगा ऑफिसर्स को फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव देयर रैंक और पोस्टिंग थ्रू सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, आईपीएस एंड ग्रुप ए ऑफिसर्स। ध्यान रखिएगा यहां पर ग्रुप ए ऑफिसर्स, ये बहुत कंफ्यूजन है। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपका 2026 में सिलेक्शन हो गया तो आप सिर्फ 2027 में ही पेपर दे सकते हैं। ये सही है, बट सिर्फ और सिर्फ आईपीएस, जिनको आईपीएस मिलेगा और जिनको ग्रुप ए सर्विसेज मिलेंगी। ग्रुप बी के लिए नहीं लिखा है ये चीज। ठीक है, ग्रुप बी के लिए आप अगर आप 2000 मान लो 26 में आपका सिलेक्शन हो गया तो 2027 का दे सकते हैं, 28 का दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप ए और आईपीएस के लिए है। उसमें क्या कहा गया है कि आप जो है आपको सिर्फ 1 साल दिया जाएगा। बेशक आपके पास और आपकी अटेम्प्ट्स बची हुई हैं, आपकी एज बची हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट आपको एक तरीके से अपनी कह लीजिए रैंक को इंप्रूव करने के लिए, सर्विस इंप्रूव करने के लिए एक मौका और दिया जाएगा, वो है 2027। अगर आप 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाता है आईपीएस में या ग्रुप ए सर्विसेज में, तो 2027 का पेपर दे सकते हैं, सिर्फ 2027 का, 2028 का नहीं। तो इससे क्या होगा, देखिए ये जो मैंने शुरुआत में बात करी, जो संजीव सान्याल भी कई बार किसी अलग अलग पॉडकास्ट में कह चुके हैं, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ, बट ये कहीं ना कहीं सही है कि बहुत सारे ऑफिसर सिलेक्ट होने के बाद कई साल तक एग्ज़ाम देते रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से उनकी जो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं होता है, जो वो सर्विस जाकर करते हैं उस पर भी उनका ध्यान उतना नहीं होता है। वो कीप ऑन कॉन्टिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, अपियरिंग फॉर द एग्जाम। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पहली या दूसरे अटेम्प्ट में हो गया और वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, तो वो अगली 4 अटेम्प्ट जब तक उसका नहीं हो जाता है वो एग्जाम देता रहता है प्रॉपर आईएएस के लिए। ठीक है, तो ये आपको एक ट्रेंड देखने को मिलता था। अब वो ट्रेंड पे एक अंकुश लगाने की कोशिश है कि भाई साहब अब आप जो सर्विस एलोकेट हो गई है उस पर आपको एक मौका और दिया जाएगा, पर अगर उसमें आपको सर्विस मिल जाती है, बेटर सर्विस, वेल एंड गुड, नहीं तो अब आपको उस सर्विस से सेटिस्फाई होना पड़ेगा और उसमें अपना आगे मेहनत करनी है, उसी को अपना उसमें करियर बिल्ड करना है। ठीक है जी। और इसमें यह भी कहा गया है कि फाउंडेशन कोर्स, अच्छा इसमें क्या है कि अगर आप 2027 में अपीयर होंगे तो आपको एक वन टाइम एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा फ्रॉम ट्रेनिंग फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी, फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, एग्जेम्पशन भी नहीं लेते हैं और ट्रेनिंग भी ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और फाउंडेशन कोर्स में ही ज्वाइन करना है। ठीक है, तो दीज कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू ज्वाइन द फाउंडेशन कोर्स ओनली। रिस्क ऑफ कैंसिलेशन, जैसे मैंने कहा कि असाइन ट्रेनिंग अगर आपने नहीं ज्वाइन की या आपने ऑफिशियल एग्जामिशन नहीं ली तो आपकी जो सर्विस एलोकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है, चूजिंग बिटवीन सीएससी 2026 एंड 2027 एलोकेशन, ऑब्वियसली तो आपको एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2026 में आपको एक सर्विस एलोकेट हुई, 27 में आपने एग्जाम दिया, आपको एक पर्टिकुलर सर्विस एलोकेट हुई, कोई और सर्विस एलोकेट हुई, तो आपको मौका दिया जाएगा कि कौन से वाली सर्विस एलोकेट करनी है। आप 2026 वाली भी कर सकते हैं और 27 वाली भी कर सकते हैं। अगर 26 वाली करते हैं तो आपकी सीनियरिटी 26 के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी सर्विस मतलब आपकी जो काइंड ऑफ जो भी मतलब आपकी जो सीनियरिटी में आपको कोई इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब कि क्योंकि आप 2028 में जाकर ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे होंगे 2026 के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने एग्जेम्पशन ले ली थी। ठीक है, आपने एग्जेम्पशन ले ली थी तो आपकी सीनियरिटी 26 के अकॉर्डिंग ही गिनी जाएगी। ये एक तरीके से ये है कि भाई आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप सिलेक्ट हो गए हैं, दोबारा से देना चाहते हैं, अपने रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, आप ब्रेक ले लीजिए ट्रेनिंग से, फेयर इनफ। बट जब आप ट्रेनिंग में आए तो आप वहां पर फुली डेडिकेटेड होने चाहिए। आपका दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, एग्जाम भी दोबारा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है यहां पर करने की कोशिश की गई है। आपको इंटेंट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो इसमें चेंज किया गया है, रेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर अटेम्प्ट्स।
और अगर आपको जो भी सर्विस मिल गई आप उससे खुश नहीं हैं, ठीक है, 26 या 27 में 28 का पेपर नहीं दे सकते, अगर आपको दोबारा पेपर देना है तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। फिर आप अपनी जो अटेम्प्ट आपकी बची हैं एज के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप पेपर दे सकते हैं, बट आफ्टर रेजिग्नेशन। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 2025 में या उससे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए क्या है, अगर उनकी अटेम्प्ट बची है, एज बची है, तो क्या वो पेपर दे सकते हैं? जी हां, वो पेपर दे सकते हैं। उनको भी दो ऑप्शन दी गई हैं, या तो वो 26 में अपियर हो या 27 में अपियर हो जाए, ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम में अपियर नहीं हो सकते। तो ये चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप स्ट्रक्चरल चेंजेस कह सकते हैं। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कंपटीशन कम होगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं ऐसे मानता हूं कि जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, मान लीजिए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट या बहुत सारी जो ग्रुप पे सर्विसेज हैं, तो उसमें जाने के बाद वो कॉन्टिन्यूसली एग्जाम दे रहे हैं, आईआरएस बन गए, आईपीएस बन गए, एग्जाम दे रहे हैं। अगर हर साल ऐसे 50 कैंडिडेट भी हैं तो कम से कम 50 जो नेक्स्ट जो वेटिंग में है उनको मौका मिलेगा सर्विसेज को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बीच में ये भी बात चली थी कि एज कम की जाए, अटेम्प्ट्स कम की जाए, अभी उसको लेकर कुछ नहीं किया गया है, वो ऐसे ही इंटैक्ट है। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, ये मतलब दिस शुड नॉट बी मिस्ड बाय एनी कैंडिडेट। अब इसका इंपैक्ट आपको बाकी कहीं ना कहीं सर्विसेज में भी मिलेगा, बाकी एग्जाम्स में मिलेगा, जैसे कि सीएपीएफ। अब सीएपीएफ का एग्जाम भी बहुत सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट देते हैं जिनका नहीं हुआ एग्जाम, ठीक है, जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ या मेंस लिखा नहीं हुआ, तो उनको अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनकी पहली प्रेफरेंस होती है सिविल सर्विसेज में जाना। तो ऐसे मान लीजिए सीएपीएफ में भी ऐसे हर साल 400 सीटें हैं या 500 सीटें हैं, तो ऐसे मान लीजिए 50 कैंडिडेट हैं जो सिविल सर्विसेज में जा सकते थे, नहीं जा पाए, तो वो भी आपका यहां पर सीएपीएफ में भी, और जो नेक्स्ट 50 कैंडिडेट होंगे उनको सर्विस में आने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है लिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं। ये क्यों किए गए हैं? देखिए, प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं, हाल ही में बहुत सारे पूजा केटकर केस हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जिसमें ये कहा गया कि भाई फेक सर्टिफिकेट्स हैं, या फेक कैंडिडेट्स जाके एग्जाम दे रहे हैं, इस तरीके के भी एलिगेशंस लगे। तो इन सबको दुरुस्त करने के लिए जो है कुछ प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं एग्जाम जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय पर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? पहले जो है आपका ओटीआर बेस था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अब थोड़ा प्रोसेस चेंज कर दिया है, ठीक है जी। अब आपका अकाउंट क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन, फिर एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और फिर आपका एग्जामिनेशन स्पेसिफिक मॉड्यूल, फीस, सेंटर, ये सारी चीजें। तो ये 4 स्टेप में आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। इसका मकसद ये है कि ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, ज्यादा डॉक्यूमेंट ड्रिवन जो है फॉर्म हो, ताकि किसी भी तरीके से कोई फेक कैंडिडेट ना हो या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट ना हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए। यहां पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जनरेट किया जाएगा, जो कि सारे यूपीएससी एग्जाम्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। बेशक आप सिविल सर्विसेज के अलावा सीडीएस दे रहे हैं, सीएपीएफ दे रहे हैं, या और भी जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो है आपका यूआरएन कांस्टेंट रहेगा। ओके, उसके बाद जो है एक डायनेमिक एप्लीकेशन नंबर इंट्रोड्यूस्ड। सो इसके बाद जो है आपका सेपरेट एप्लीकेशन नंबर फॉर ईच स्पेसिफिक एग्जाम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किया। ओके, इसके अलावा जो है आपका ये जो वेबसाइट है वो भी, उसका भी लिंक चेंज है, .gov upsconline.gov.in की जगह upsconline.nic.in है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चेंज है, ये ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा लाइव फोटो कैप्चर मैंडेटरी किया गया है, ये एक नया फीचर ऐड किया गया है। जैसे आपने कई सारे ऐप्स पे जब हम रजिस्टर करते हैं तो उसमें लाइव फोटो का ऑप्शन होता है। जैसे आपको ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना है बैंक का, उसमें भी लाइव फोटो का एक फीचर होता है, यहाँ पर लाइव फोटो का फीचर ऐड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इम्पोर्सनेशन
को रोकने के लिए, इंपर्सनेशन को रोकने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका ट्रिप्लिकेट सिग्नेचर अपलोड, 3 बार साइन करने होंगे, ठीक है, 3 बार साइन करने होंगे ताकि एक तो कंसिस्टेंसी पता लग सके साइन की, ठीक है, सिग्नेचर की। ऐसा कुछ पहले नहीं था 2025 एग्जामिनेशन तक, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा स्ट्रांगली एडवाइस किया गया है कि आप आधार को यूज करें एज अ वेरिफिकेशन, स्मूदर वेरिफिकेशन। पहले ये कहा जाता था कि भाई कोई भी आपके पास आईडी हो, ठीक है, कोई भी फोटो आईडी डिटेल हो, बट अब थोड़ा सा आधार, क्योंकि आधार की डिटेल्स को वेरीफाई करना थोड़ा आसान है और उसमें आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स भी वेरीफाई हो जाती हैं। मैंडेटरी फेस ऑथेंटिकेशन एट एग्जाम वेन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक नया फीचर ऐड किया गया है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे वहां पर भी कहीं ऐसा ना हो कि भाई इंपर्सनेशन हो, कोई और एग्जाम दे रहा है, इस तरीके के केसेस ना आए, तो वहां पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा 2026 एग्जाम ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। इसके अलावा डेडलाइन करेक्शन रिप्रेजेंटेशन, पहले 7 दिन का एक करेक्शन विंडो दिया गया था, अब जो है करेक्शन विंडो नहीं है। अब ये मतलब सीधा सीधा ये है कि अब जो फॉर्म भर रहे हैं वो फाइनल है और उसी को फाइनल माना जाएगा। नो करेक्शन ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन इज अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिशन, ये स्पेसिफिकली लिखा गया है, आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। वन सबमिटेड द फॉर्म इज फाइनल, कोई भी इसमें एडिटिंग अलाउ नहीं की गई है। क्वेश्चन पेपर की रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स हुआ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब जो है क्योंकि आंसर की तो नहीं आई है बट आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है, इसकी कोई भी ऑप्शन नहीं है या मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें क्या था कि पहले लाइक जिस दिन एग्जाम हुआ, जैसे संडे को एग्जाम हुआ, अगले दिन से 7 दिन का पीरियड शुरू होता था, बट अब जो है थर्ड डे आफ्टर द एग्जाम, ठीक है, थर्ड डे आफ्टर द एग्जाम आप कह सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, तो वेंसडे ऑनवर्ड्स जो है आपको ये मौका दिया जाएगा, 5 दिन का समय है, ठीक है, तो बेसिकली पहले जो 2 दिन है वो माइनस कर लिए गए हैं, 5 दिन का समय है, 5 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी, कोई भी पोस्ट से आप ऐसे भेज रहे हैं या फिजिकली जाके दे रहे हैं नहीं, ठीक है, ये ऑनलाइन मोड में है, उसका भी प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल, क्लियरली अब मेंशन किया गया है, पहले इसको क्लियरली मेंशन नहीं किया जाता था, अब क्लियरली मेंशन किया गया है। अब पहले क्या होता था, सीनियरिटी मतलब एज सीनियरिटी नहीं, अब क्या क्या कहा गया है, अगर जो कॉमन पेपर्स हैं, जैसे जीएस के पेपर्स हैं, जो कॉमन पेपर्स हैं उसमें जिसके ज्यादा नंबर होंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट में जिसके ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है, वो पहले देखा जाएगा, फिर जो है सीनियरिटी इन एज देखा जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया था 2025 में, अब ये टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल भी, क्योंकि ऐसे काफी कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके मार्क्स सेम है और वो एक रैंक से आपकी पूरी की पूरी सर्विस, पूरा जो कहते हैं ना करियर पाथ जो है वो बदल सकता है। ओके, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम रीनेम्ड एज प्रतिभा सेतु पोर्टल। अब ये प्रतिभा सेतु पोर्टल क्या है, ठीक है, ब्रिज बेसिकली, कि अगर आप सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देते हैं, आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी वो डिटेल्स जो है शेयर की जा सकती हैं बाकी अथॉरिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनको अगर लगता है कि आपका बायोडाटा और आपका जो भी मार्क्स आपने लिए वो रेलेवेंट है तो वो आपको हायर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको अप्लाई करना होगा, मतलब जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि हाँ जी मैं इसके लिए ओके करता हूं, प्रतिभा सेतु पोर्टल के लिए अपने आप को रजिस्टर करता हूं, ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा, कंसेंट देनी पड़ेगी मतलब, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स डिटेल्स में बी शेयर्ड विद रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, नेक्स्ट जो है स्क्राइब रूल, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांगजन हैं, और वो जो है अगर चेंज रिक्वेस्ट करते हैं तो दे कैन रिक्वेस्ट अ चेंज ऑफ स्क्राइब अप टू 7 days बिफोर द एग्जाम, ठीक है जी, और उनका जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले ही जो रिलीज किया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 979 वैकेंसीज हैं, पिछले साल थी, इस साल 933 वैकेंसीज हैं, थोड़ा वैकेंसीज कम हुई हैं, बट पॉजिटिव चीज क्या है कि जो वो कई सालों तक एग्जाम लोग देते रहते थे,
तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल बाद भी एग्जाम देते थे, वो थोड़ा उस पर अंकुश लगेगा। एग्जाम सिटीज में भी कुछ रीनेम किया गया है, पोर्ट ब्लेयर को स्पेसिफिकली श्री विजयपुरम लिखा गया है ना। ये अपने आप में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम का। और वरंगल को जो है हनुमा कोंडा जो है लिखा गया है, वरंगल अर्बन, ठीक है जी। NIT वरंगल वेरी फेमस इंस्टीट्यूट ओवर देयर। और इसके अलावा पेमेंट मोड में शिफ्ट किया गया है। पहले ये था कि SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पे बाय कैश का भी ऑप्शन था, बट अब जो है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हैं। अब इसको अगर मैं समराइज करूं तो सरकार ये चाहती है कि भाई जो ये एक नेशनल पास टाइम है UPSC एग्जाम्स को देना, ये थोड़ा सा रुके। और ठीक है, आपको एक बार सर्विस मिल गई, आपको एक और मौका मिले, उसके बाद आप डेडिकेटेड होकर ट्रेनिंग करें और अपनी जो भी सर्विस मिली है उसको अपना एक लाइफ टाइम के लिए करियर मान के चलें। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं भाई मैं उसमें लाइफ टाइम के लिए नहीं रहना चाहता, तो आप रिजाइन करें, दोबारा से एग्जाम दें। इससे जो है थोड़ा सा जो ऑब्सेशन है एग्जाम देते रहने का, वो कम होगा। और वो लोग जो हैं बाकी जो है प्रोफेशंस को भी एक्सप्लोर कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बार बार सरकार कह रही है कि भाई बहुत लोग जो है इसमें एग्ज़ाम देते हैं, बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है जो इसमें इन्वॉल्व है, और ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए। और जो है फोकस होना चाहिए कि भाई ऑल्टरनेट प्रोफेशंस भी हैं और समय रहते आप उन ऑल्टरनेट प्रोफेशंस में जाएं। सो ये था पूरी की पूरी जानकारी UPSC 2026 सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।